भारत में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के मास्टरमाइंड माने जाने वाले चाणक्य मौर्य युग के सबसे प्रभावशाली इकोनॉमिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, लीगल एडवाइजर, रैशनलिस्ट और मौर्य ईरा के रॉयल गाइड थे। उन्हें कई शास्त्रों और 3 वेदों का ज्ञान था। चाणक्य बेमिसाल बुद्धि की प्रखरता और उनकी विद्वता के लिए आज भी जाने जाते हैं। उनकी कूटनीतियों पर चलकर कई साम्राज्य स्थापित हुए। पूरे मौर्य इरा के निर्माण का श्रेय चाणक्य के प्रिंसिपल्स और उनकी आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटेजीज को दिया जा सकता है। चाणक्य ने अपने समय में बहुत कुछ असंभव को संभव किया था। उन्होंने कुछ ऐसे कामों को अंजाम दिया था जो आज तक मिसाल के तौर पर देखे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य ही वो मास्टरमाइंड थे जिसके कारण अलेक्जेंडर दी ग्रेट भारत में हार गया था जब वो पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था। ये भी कहा जाता है कि वो चाणक्य ही थे जिन्होंने अलग अलग राज्यों के राजाओं को एक साथ जोड़ा और अखंड भारत का निर्माण किया, जिसकी सीमाएं आज के भारत से कहीं बड़ी थी। उन्होंने एक छत्र राज्य स्थापित कर भारत का विस्तार मध्य एशिया तक किया। उन्होंने कई ऐसी मिसालें कायम की थी जिससे आने वाली कई पीढ़ियां बहुत कुछ सीख सकती हैं। उन्हें भारत में राजनीतिक सिद्धांत और वित्तीय पहलुओं के क्षेत्र में आज भी फॉलो किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई की लिखी बुक कॉर्पोरेट चाणक्य भी है, जिसमें उन्होंने चाणक्य की उन स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया है जिसको फॉलो करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड या किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। आज हम आपको इस वीडियो में आचार्य चाणक्य और उनकी वो 7 स्ट्रेटेजीज के बारे में बताएंगे जिन पर चल के उनका छात्र चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक साधारण सा बालक था, वो कैसे नंद वंश को हराने और राजा बनने में सक्षम हुआ। आचार्य चाणक्य पंडित, इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य के पिता का नाम चाणक था, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। आज हमारे देश में कई बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, और चाणक्य इन सभी मिनिस्ट्रीज को अकेले देखने में सक्षम और सर्वोत्तम थे। साथ ही इन सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारियों को संभालने में भी वो सर्वश्रेष्ठ थे। और चाणक्य आगे चलकर चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के बाद प्राइम मिनिस्टर भी बने। नालंदा के विश्वविद्यालय में चाणक्य मुख्य आचार्य के रूप में कार्यरत थे। शिक्षक होने के साथ साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल गवर्नेंस, प्लानिंग, कमीशन और ऑडिटिंग मैकेनिज्म को कैसे तैयार करना है, वो इन सब में पारंगत थे। आचार्य चाणक्य समुद्र शास्त्र का भी ज्ञान रखते थे। वैदिक ज्योतिष का एक भाग समुद्र शास्त्र भी है, जिसके आधार पर एक इंसान से बात करते वक्त उसके चेहरे के भाव और शारीरिक बनावट के आधार पर उस व्यक्ति के स्वभाव, विचार, व्यवहार और प्रतिक्रिया के साथ ही उसके भविष्य का भी आकलन कर सकते हैं। समुद्र शास्त्र के इस विद्या ने चाणक्य को आगे चलकर कई साम्राज्य स्थापित करने में मदद करी। तो चलिए इनके बचपन से शुरुआत करते हैं। एक बार चाणक्य अपने घर के बाहर खेल रहे थे, तभी उनके घर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आए, जिन्होंने चाणक्य की कुंडली को देखकर उनकी मां को बताया कि आगे चलकर ये बालक प्रधानमंत्री या राजा बनेगा। इस बालक की कुंडली में राजयोग है। ये सुनकर चाणक्य की माता को चिंता होने लगी कि अगर भविष्य में चाणक्य सम्राट बन जाएगा तो कहीं वो अपनी माता को ही ना भूल जाए। अपनी मन की शंका दूर करने के लिए उन्होंने ज्योतिष से पुनः पूछा, क्या ये सच है? तब ज्योतिष ने चाणक्य की माँ को बोला, अगर आपको इस बात की पुष्टि करनी है तो आप उसके आगे के दांत को देखना, उसके ऊपर एक नागराज का चिन्ह होगा। और जब पुष्टि करने के लिए चाणक्य की माँ ने उनको बुलाया तो उनके दांत पर नागराज का चिन्ह देखा, जिसको देखकर वो रोने लगी। उन्होंने कहा कि इसके कारण तू भविष्य में सम्राट बनेगा और तब तू अपनी माँ को भूल जाएगा। इतना सुनते ही चाणक्य ने जमीन पर पड़े पत्थर को उठाया और अपने नागराज के चिन्ह वाले दांत को तोड़ दिया और बोला कि माँ, आपके प्यार के आगे मैं ऐसे हजारों राज्य कुर्बान कर सकता हूँ। इससे पता चलता है आचार्य चाणक्य को सत्ता का मोह कभी नहीं था और आगे चलकर चाणक्य तक्षशिला के प्रधानाचार्य बने। और उन्हीं दिनों सिकंदर पूरे विश्व को जीतने की मंशा के साथ भारत की ओर आगे बढ़ रहा था। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटने के लिए वो आक्रमण पर आक्रमण कर रहा था। और चाणक्य के मन में भी उस दौरान एक ही सपना था, क्यों ना अखंड भारत का निर्माण किया जाए, एक ऐसे शक्तिशाली राजा को लाया जाए जिसके समृद्ध शासन में एक छत्र के नीचे एक दृढ़ राष्ट्र को मजबूती से खड़ा किया जा सके। और इसी विचारधारा के साथ आचार्य चाणक्य भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के राजाओं से मिले और इसी सिलसिले में वो नंदा डायनेस्टी यानी मगध के राजा धनानंद से भी मिलने गए। उस समय मगध भारतवर्ष का सबसे विशाल राज्य था। आज के समय में जो बंगाल, ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश है, इन सबको मिलाकर अकेला मगध राज्य हुआ करता था।
और उन्होंने राजा धनानंद को समझाने का प्रयास किया कि क्यों न हम सिकंदर के खिलाफ तैयारी करें। उस समय धनानंद विलासिता में लीन था। वो प्रजा से वसूले कर को प्रजा के विकास और राज्य को समृद्ध बनाने के बजाय अपने भोग विलास, जुए और अय्याशी में व्यर्थ करता और अपने घमंड में चूर रहता था। परंतु चाणक्य ने उन्हें एक राजा का कर्तव्य याद दिलाते हुए समझाने का प्रयास किया कि एक राजा का कर्तव्य होता है अपने राज्य के नागरिकों से लिए गए कर को वो अपने राज्य की समृद्धि और नगरवासियों की सुख सुविधाओं पर खर्च करे और अपने राज्य को सुदृढ़ बनाए। चाणक्य ने उसे समझाया कि उसे अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए सिकंदर के विरुद्ध मगध राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। ये सुनते ही धनानंद को गुस्सा आ गया और उसने आचार्य चाणक्य को कहा कि सिकंदर कभी भी मगध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता और अब तुझ जैसा ब्राह्मण मुझे बताएगा कि राज्य कैसे चलाना है। और गुस्से में आकर धनानंद ने आचार्य चाणक्य को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिसके कारण उनकी शिखा खुल गई और धनानंद ने क्रोध में बोला, ब्राह्मण यहाँ से चला जा, अन्यथा तेरी शिखा काट दूंगा। ये बात सुनकर और ऐसा अपमानजनक व्यवहार देखकर चाणक्य को बुरा लगा और उन्हें क्रोध भी आया, पर उन्होंने अपने क्रोध को संकल्प में बदलते हुए कहा कि अब मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरे साम्राज्य को उखाड़ कर एक अखंड भारत का सम्राट लाकर ना खड़ा कर दूं। इस घटना के बाद चाणक्य समझ गए कि अब उनको ही किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर खड़ा करना पड़ेगा जिसे वो अखंड भारत का सम्राट बना पाए। आचार्य चाणक्य की देश को समर्पण की भावना आपको इस बात से समझ आएगी कि उन्होंने एक 14 साल के लड़के को अखंड भारत का सम्राट बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जिस बालक को उन्होंने चुना उसका नाम था चंदू और चंदू का ही आगे चलकर नाम पड़ा चंद्रगुप्त और इस लड़के को यानी चंद्रगुप्त को उन्होंने प्रशिक्षण दिया। हर एक प्रकार के संस्कार, अनेक शास्त्रों का ज्ञान और शस्त्र विद्या में भी पारंगत किया। चंद्रगुप्त को आचार्य चाणक्य ने मात्र 17-18 वर्ष की आयु में इतना योग्य बना दिया था कि इतने कम आयु के बालक की सहायता से उन्होंने सिकंदर को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। परंतु चंद्रगुप्त को स्वयं पर इतना भरोसा नहीं था, पर उसकी निष्ठा और शरणागति आचार्य पर थी। आचार्य ने जो सिखाया, समझाया और करने को कहा, चंद्रगुप्त ठीक वैसा ही करते चले गए। आचार्य कहते थे शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसको अपना मित्र बनाए रखो, पर चंद्रगुप्त हैरान थे कि वो सिकंदर को अपना मित्र कैसे बना सकते हैं। चाणक्य ने तभी चंद्रगुप्त को समझाया कि तुम सिकंदर की सेना में सम्मिलित हो जाओ। चंद्रगुप्त कम आयु के थे, पर वो आचार्य की शिक्षा पाकर सिकंदर का विश्वास जीतने में कामयाब रहे और एक भरोसेमंद सिपाही के रूप में सिकंदर के साथ कार्य करने लगे। अब सिकंदर के खेमे की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां चाणक्य के पास आने लगी। चाणक्य को अब ये समझ आ चुका था कि बहुत दूर से यात्रा करती हुई सेना अब शारीरिक रूप से थक चुकी है। ये जानकारी प्राप्त होते ही आचार्य चाणक्य ने निश्चित किया कि तन से थक चुकी सेना को अब वो मन से भी थका देंगे। अभी सिकंदर की सेना सिंध नदी पार नहीं कर पाई थी और सिकंदर की सेना की अंदर की जानकारी प्राप्त होते ही आचार्य ने सेना का मनोबल तोड़ने के लिए चंद्रगुप्त और उनके कुछ साथियों द्वारा सेना में अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दिया। आचार्य ने अलग अलग भ्रांतियां फैलाई, जैसे कि हमारे देश यानी कि भारत के जो देवी देवता हैं वो तुमसे नाराज हो चुके हैं। साथ ही सेना के बनने वाले खाने में वो अलग अलग समय पर जहर मिलवा देते। दिव्य कंठक नीति के अनुसार छोटे छोटे आक्रमण करवा देते। पहाड़ की ऊंचाई पे लगे उनके देश के झंडे को आग लगवा देते। वो अलग अलग प्रकार की विस्मक भ्रांतियां फैला देते। लोगों में आपसी बैर पैदा कराकर उन्हें आपस में लड़वा देते। चंद्रगुप्त और उनके कुछ साथियों की मदद से आचार्य ने उस सेना को खोखला करना शुरू किया और उनका मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया। सिकंदर ज्यादा समय तक रुक ही नहीं पाया। शायद ये किसी को नहीं पता कि सिकंदर कभी भारत में घुस ही नहीं पाया था। आमतौर पर ये बोला जाता है जो जीता वही सिकंदर, पर ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ये सिद्ध हुआ जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य की कही हुई हर बात पर पूरी निष्ठा से पालन करते रहे, जिस कारणवश सिकंदर को भारत में घुसने से पहले ही उल्टे पांव वापस भागना पड़ा और इस वजह से चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य में आत्मविश्वास आ गया। इस आत्मविश्वास के साथ चाणक्य ने 5000 हाथी, घोड़ों और पैदल सैनिकों की एक छोटी सी सेना बना ली और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके धनानंद का साम्राज्य उखाड़ फेंकने की तैयारी कर ली। पर यह आत्मविश्वास से कहीं अधिक अति आत्मविश्वास था, जिसका खामियाजा आचार्य चाणक्य को अपनी सेना गंवाकर भुगतना पड़ा। शाम होने से पहले ही धनानंद की सेना ने आचार्य चाणक्य की सेना को समाप्त कर दिया, पर किसी तरह आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त कुछ सैनिकों के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें
रास्ते में शरण लेने के लिए चंद्रगुप्त और चाणक्य एक कुटिया के पीछे छिपे, जहाँ एक माँ अपने बच्चे को थाली में खिचड़ी परोस घी डालकर देती है। बच्चा उत्सुकतावश थाली के बीचों बीच हाथ मारकर खिचड़ी खाने की कोशिश करता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। तो माँ बच्चे को डांटते हुए बोलती है, तू भी चाणक्य की तरह मूर्ख है। तू अगर गर्म थाली के बीच में हाथ डालेगा तो हाथ तो जलेगा ही। अगर तुझे खिचड़ी खानी है तो परिधि से खा, किनारे किनारे से खाना शुरू करेगा तो तू पूरी खिचड़ी खा सकेगा। यही गलती चाणक्य ने भी की थी। उन्होंने मगध के बीच में जाकर आक्रमण किया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। उस महिला की बात सुनकर चाणक्य की आंखें खुल गईं। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कुटिया के अंदर जाके महिला के पैर छुए और कहा, माई, तुमने आज मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा दी, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाने के लिए कई समस्याओं का सामना किया, क्योंकि उनके पास उपयुक्त संसाधन या कोई बड़ी सेना नहीं थी। जबकि धनानंद नंद वंश का सबसे बड़ा राजा था, जिसको हराने के लिए पाटलिपुत्र से निकलने के बाद चाणक्य ने 7 रणनीतियां तैयार की। पहली वो जो उन्होंने उस कुटिया में उस महिला से सीखी थी, परिधि पर आक्रमण करो। परिधि यानी मगध की सीमा से लगे जिन राज्यों पर धनानंद की कमजोर पकड़ थी, उन राज्यों से मिलकर इन्होंने छोटे छोटे हमले करने शुरू किए, जिसके लिए इन्होंने दूसरी रणनीति अपनाई, जिसमें इन्होंने विष कन्याओं की सेना तैयार की, यानी बहुत सारी सुंदर कन्याओं की सेना, जिन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष देकर विष कन्या के रूप में तैयार किया गया। ऐसा किसी ने पहली बार सोचा और अब तक किया था। दुनिया भर में बहुत सारे काम चाणक्य ने पहली बार किए। चाणक्य की बनाई गई विष कन्याएं परिधि के राजाओं को चूमकर अपने चुंबन से उन्हें विष देकर समाप्त कर देती थीं। इतना ही नहीं, तीसरी रणनीति के तहत इन्होंने जासूसों की सेना बनाई और जासूसों को प्रशिक्षित किया कि कैसे जासूसी कर उन्हें अंदर की सारी खबरें लाकर देनी है। वो कहते थे कि शत्रुओं के खिलाफ कभी आक्रोश में आकर मत सोचो, क्योंकि अगर आपको गुस्सा आ जाएगा तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए चाणक्य जासूसों से सूचना एकत्रित कर शत्रुओं का आकलन कर नीति बनाया करते और कभी कभी जासूसों की भी जासूसी करवा देते। और अपनी चौथी नीति के तहत उन्होंने वात्सायन ऋषि का रूप धारण करा और जगह जगह जाकर प्रवचन करने लगे, जिसके जरिए वो लोगों को प्रेरित करने लगे कि वो चंद्रगुप्त की सेना में शामिल हो जाएं। वो ये जानते थे अगर बड़ी सेना बनानी है तो लोगों के मन, बुद्धि और आत्मा को जीतना पड़ेगा। उन्हें पता था कि प्रेम से बात करूंगा और आध्यात्मिक बात करूंगा तो लोग प्रभावित हो जाएंगे और उनकी कही हुई बातों पर विश्वास करेंगे और चंद्रगुप्त की ओर हो जाएंगे। लोगों को प्रभावित करके मात्र प्रेरणात्मक बातों की कुशलता से उन्होंने 8 लाख लोगों की सेना खड़ी कर ली और ये सेना धनानंद की सेना से 4 गुना बड़ी थी, जिसमें हाथी, घोड़ों, रथों, घुड़सवारों और पैदल सिपाहियों के कई बड़े दल शामिल थे। चाणक्य जाति भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। उनके अनुसार योग्य व्यक्ति को ही आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए उनके परीक्षण केंद्रों में योग्यता के आधार पर सेना में अग्रिम पदों के लिए चुना और प्रशिक्षित किया जाता था। वो कहते थे राजा के आसपास के लोगों को बुद्धिमान होना चाहिए, चापलूस नहीं। वो कहते थे दुर्जनेषु च सर्पेषु वरन सर्पोनः दुर्जनः सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे, जिसका मतलब है कि सांप तो आपको एक बार डसेगा पर दुर्जन व्यक्ति आपको पग पग पर डसेगा। इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों की मंडली तैयार की जो योग्य तो हो पर दुर्जन ना हो। वो अपनी सेना की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए मगध की परिधि के आसपास छोटे छोटे अनेकों छापामार युद्ध किया करते थे, जिससे सेना को मुख्य युद्ध से पहले ही युद्ध नीति समझने और अपनी गलतियों को समझकर सुधारने का अवसर मिलता रहे और जिस मुख्य युद्ध की तैयारी की जा रही थी उससे पहले ही सेना को पूर्व अनुभव प्राप्त हो सके, ताकि जो गलती उन्होंने बिना किसी युद्ध अभ्यास के पाटलिपुत्र पर सीधा आक्रमण करके की थी वो गलती भविष्य में दोबारा न दोहराई जाए। इसके बाद वो अगली रणनीति अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाते गए और अपनी ताकत और सेना मजबूत करते गए। कश्मीरी राजा प्रवर्तक को उन्होंने अपने समर्थन में लिया और कई बाहर के यूनानी राजाओं और पोरस को भी अपने समर्थन में जोड़ा, यहाँ तक कि कई समुद्री लुटेरों को भी अपने साथ रखा। इतनी बड़ी सेना के साथ अपनी 7 नीतियों को ध्यान में रखकर वो आगे बढ़ते चले गए और एक एक करके धनानंद के पूरे नंद वंश को उखाड़कर खत्म कर दिया, जिसके होने की कल्पना मदिरा के नशे में धुत धनानंद ने कभी नहीं की होगी। वो चाणक्य ने अपनी 7 नीतियों को अपनाकर करके दिखा दिया। वो 7 नीतियां थीं: परिधि पर हमला, विष कन्याएं, जासूसों की सेना, बिल्ड अ हाई परफॉर्मेंस टीम, योग्यता के आधार पर पद, छापामार युद्ध, बिल्ड इंटरनेशनल अलायंस। ये थी चाणक्य की 7 नीतियां धनानंद को हराने के लिए। उसके बाद अखंड भारत को उन्होंने काबुल, गंधार, कंधार, बलूचिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान यानी कि मध्य
एशिया तक कैसे बढ़ाया और एक छत्र राज कैसे स्थापित किया, ये जानने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप अगले वीडियो में ये सब जानने के लिए उत्साहित हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, तभी उत्साहित होकर हम अगला वीडियो यानी इस वीडियो का पार्ट 2 आपके लिए लाएंगे। और आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।